लखनपुर नामक एक गांव में एक छोटे से घर में रमा अपने बेटे रोहन और बेटी पुष्पा के साथ रहती थीं। कुछ दिन पहले ही रमा के पति की मृत्यु हो गई थी और अब उसकी पूरी दुनिया बस उसका बेटा ही था। उसका बेटा बहुत लापरवाह था, दिन भर दोस्तों के साथ घूमता रहता, जबकि उसकी माँ बहुत समझदार और साफ दिल की थी। माँ, ओ माँ, खाना बना क्या? मुझे बहुत भूख लगी है, जल्दी दो। लगता है खाना अभी तक बना नहीं है। पता नहीं माँ क्या करती रहती है, मुझे जाकर देखना पड़ेगा। अरे पुष्पा, अभी तक खाना नहीं बना क्या? नहीं भैया, घर में आटा और चावल खत्म हो गए हैं। आप जाइए और बाजार से लेकर आइए, तब मैं खाना बना दूंगी। बेटा, घर में खाने को तक नहीं है और तुम दिन भर इधर उधर दोस्तों के साथ घूमते रहते हो। तुम्हें कुछ चिंता फिकर भी है क्या? देखो, घर में दाना तक नहीं है। कुछ तो काम करो बेटा। और तूने आज खेतों में काम किया या नहीं? अरे माँ, तुम हर रोज वही सवाल पूछती हो। मुझे भी तो थोड़ा आराम चाहिए। हर समय क्या खेत में ही रहूंगा? बेटा, गुस्सा क्यों करता है? खेत तो हमारा जीवन है। अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? और अब तुम अपनी जिम्मेदारी को समझो बेटा। तुम्हारे पिता के जाने के बाद अब तुम्हें ही काम करना होगा। तुम्हारी बहन पुष्पा भी अब बड़ी हो गई है। हमें उसकी शादी भी करनी है। उसकी शादी में बहुत खर्चा आएगा, इसलिए बेटा अब तुम खेत में जाकर मेहनत करो ताकि कुछ पैसे जमा हो सके। माँ, तुम हर बार यही बातें करती रहती हो। अरे आजकल ये खेत बेत में कुछ नहीं रखा है। गांव के सब लड़के शहर जा रहे हैं और एक तुम हो कि मुझे कहीं जाने नहीं देती। रोहन अपनी माँ से अपनी नाराजगी जता के बाहर चला जाता है। रोहन अपने दोस्त राकेश के पास चला जाता है। राकेश की राशन की दुकान थी। राकेश और राजू दोनों बचपन के दोस्त थे। राकेश थोड़ा सूझबूझ रखने वाला और जिम्मेदार लड़का था। रोहन राकेश से बोलता है, अरे राकेश भाई, दुकान ठीक चल रही है तुम्हारी? तुम्हारा सही है यार। तुम तो दुकान से अच्छा पैसा कमा लेते हो और हमें देखो, पता नहीं भगवान ने मेरी किस्मत में क्या लिखा है। क्या बात है रोहन, बहुत परेशान लग रहा है। क्या बताऊं राकेश भाई, आज घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा। ना आटा है ना कुछ राशन। वैसे पहले ही मैं तुझसे बहुत उधार ले चुका हूँ। अब मुझे ही शर्म आने लगी है तुझसे उधार लेने में। अब तू ही बता मैं क्या करूं? चिंता मत कर, मैं अभी तुझे सारा राशन दे देता हूँ। और तुझसे पैसे मांग ही कौन रहा है? जब तेरे पास पैसे हो जाएं, तब दे देना। राकेश अपनी दुकान से खाने का सामान रोहन को दे देता है और रोहन से बोलता है, हम अब बड़े हो गए हैं, हमें अब घर की जिम्मेदारी उठाना सीखना होगा। तू भी थोड़ा अपनी माँ का ख्याल रखा कर, समझा? और कुछ काम धंधा कर। ऐसे फालतू का घूमने फिरने से कुछ नहीं होगा। अरे यार, मैं करूं भी तो क्या? मेरी माँ मुझे शहर जाने नहीं देती, बोलती है खेती करो। मैं कहीं बाहर जाना चाहता हूँ। हमारे हम उम्र के लगभग सभी किसी ना किसी काम से गांव के बाहर गए हैं। अरे तू ऐसा क्यों बोल रहा है? अच्छा ही है ना, हम गांव में अपने अपनों के साथ रहते हैं। और तेरी माँ सही तो बोलती हैं। अगर तू उसी खेत में मेहनत करेगा, अच्छे से खेती करेगा, तो तुझे कभी पैसे की कमी नहीं होगी। तू मेरी बात मान रोहन, अच्छे से मन लगाकर खेती कर बस तू। अरे ठीक है ठीक है, तुम सबकी यही इच्छा है तो मैं खेती ही करता हूँ। आज से ही काम शुरू करता हूँ। अभी मैं चलता हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है। रोहन अब राशन का थैला लेकर अपने घर चला जाता है। पुष्पा को सामान देकर बोलता है, ये लो बहन, अब जल्दी से खाना बना दो, बहुत भूख लगी है। बेटा, कब तक ऐसे उधार लेते रहोगे? राकेश तुम्हारा दोस्त है तो क्या, कभी ना कभी उसके पैसे तो देने ही पड़ेंगे ना। हाँ माँ, चिंता मत करो, मैं आज खेत पर जा रहा हूँ। अब मैं खेती ही करूंगा। अब मैं आपकी ही बात मान रहा हूँ, ठीक है? अब जल्दी से खाना बना दो, मैं जल्दी निकलता हूँ।
रोहन खाना खाता है और तुरंत ही अपने खेत पर निकल जाता है। रोहन दिन भर तपते सूरज की गर्मी में खेत में काम करता है और शाम को हारा थका अपने घर वापस। रमा और पुष्पा रोहन की मेहनत और लगन को देखकर बहुत खुश होते हैं। रोहन रात को खाना खाता है और सो जाता है। अरे माँ, आप एक काम करो, मुझे थोड़ा सा खाना रख भी दो। मुझे दोपहर को भूख लगती है तो मैं वहीं पर खा लूंगा। जल्दी करो, अब मुझे देर हो रही है। तभी गांव का एक सेठ धनीराम रोहन के घर आता है और बोलता है, अरे भाई रोहन, कहाँ जा रहे हो सुबह सुबह? लगता है तुम बहुत जल्दी में हो। सेठ जी, मैं अपने खेत पर जा रहा हूँ। इस बार मैं खेत में फसल लगाने की तैयारी कर रहा हूँ। पर आप यहाँ कैसे? क्या बात है, कुछ काम था क्या? अब एक काम करो रोहन, तुम खेत पर मत जाओ, क्योंकि अब वह खेत तुम्हारा नहीं, मेरा है। क्योंकि तुम्हारे पिताजी ने मुझसे जो कर्जा लिया था वो तो तुम लोगों ने चुकाया नहीं है। इसलिए यह देखो, इस कागज पर साफ साफ लिखा है, अगर तुमने 3 महीने के अंदर कर्जा नहीं चुकाया तो तुम्हारा खेत और घर मेरा हो जाएगा। और तुम्हें कर्जा लिए 6 महीने से भी अधिक समय बीत गया है। इस पर तुम्हारे पिता ने अपना अंगूठा भी लगाया है। सेठ जी, पिताजी ने तो ये हमें और माँ को कभी नहीं बताया इस चिट्ठी के बारे में। हाँ, पर यह तो बताया था कि आपसे कुछ पैसे लिए हैं, जो उन्होंने कुछ आपको पहले ही लौटा भी दिए थे। पर अभी कुछ और बाकी हैं, जो मैं आपको जल्दी ही लौटा दूंगा। अरे भाई, मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ? इसमें जो लिखा है, अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो चलो अभी मुखिया के पास, सब साफ हो जाएगा, तब तो तुम मानोगे। सेठ जी, आप ऐसा मत कीजिए। हमारा इस घर और खेत के शीबा हैं ही क्या? हमें घर से बाहर मत निकालिए। हम कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे? आप तो बड़े दयालु हैं, हम पर दया कीजिए। ठीक है, ठीक है रमा, अगर तुम कहती हो तो रह लो इस घर में। पर याद रहे, अब वह खेत तुम्हारा नहीं, मेरा है। अब उसमें मैं खेती करूंगा। इतना कहकर धनीराम वहां से चला जाता है। तीनों बहुत उदास हो जाते हैं, जैसे उनके सर पर दुखों का पहाड़ टूट गया हो। रोहन अपने खाने की पोटली वहीं रखता है और बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। रमा वहीं जमीन पर बैठ जाती है। तब पुष्पा रमा से बोलती है, माँ, मैं मंदिर जा रही हूँ। भगवान की आरती का समय हो गया है। मैं जल्दी ही वापस लौटकर खाना बना लूंगी। हाँ बेटी, जाओ। अभी तो रोहन भी कहीं चला गया है। तुम दर्शन करके आराम से वापस आना। इतना कहकर पुष्पा भी मंदिर के लिए निकल जाती है। रोहन राकेश की दुकान पर जाकर चुपचाप बैठ जाता है। तब राकेश रोहन का उदास चेहरा देखता है और बोलता है, अरे भाई रोहन, अब क्या बात है? अब कौन सी परेशानी आ गई तुम्हें? इतना उदास तो तुम्हें कभी नहीं देखा, क्या बात है? हमको भी बताओ जरा, क्या आज फिर किसी चीज की जरूरत है तुम्हें? अरे नहीं भाई, पता नहीं हमारी मुसीबतें कब खत्म होगी। तब रोहन सारी बात राकेश को बताता है। अरे भाई, तुम्हारे पास एक खेत ही तो था जिससे अभी तक तुम्हारे परिवार का गुजर बसर चल रहा था, और अब उस बेईमान सेठ धनीराम ने वो भी ले लिया। अब तू क्या करेगा? हाँ भाई, मैं भी यही सोच रहा था, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तुझे एक बात बताना तो भूल ही गया। हमारा बचपन का दोस्त रघु, जो हमारे साथ स्कूल में पढ़ता था, जिसके साथ हमारा सारा बचपन बीता, वो आज शहर से वापस गांव घूमने आ रहा है। क्या बात कर रहे हो? रघु तो एक सरकारी अफसर बन गया। उसको मिले कितने साल हो गए। आने दो, उसको खबर लेते हैं उसकी। गांव के प्रधान का बेटा है तो क्या हुआ, आखिर है तो हमारा बचपन का दोस्त। रघु गांव के प्रधान रामदास का बेटा था, जो कुछ दिन की छुट्टी लेकर आज शहर से गांव आ रहा था। सुनो, मैं रघु को लेने बस स्टैंड तक जा रहा हूँ। वह बहुत दिन बाद वापस आ रहा है। मैं खुद उसको लेने जा रहा हूँ।
इतना कहकर रामलाल अपने बेटे को लेने चला जाता है। और जब रघु और रामलाल गांव में रास्ते पर अपने घर लौट रहे थे, अरे पिताजी, आपको यहाँ आने की क्या जरूरत थी? मैं खुद आ जाता घर। अरे बेटा, मैं भी दिन भर घर पर ही रहता हूँ, सोचा मैं भी थोड़ा घूम फिर लूंगा। अपना गांव तो बिल्कुल ही बदल गया पिताजी। दोनों बातें करते हुए जा रहे थे। तभी वो गांव के मंदिर के पास पहुंचते हैं, जहां पुष्पा एक पेड़ से फूल तोड़ रही थी। रघु पुष्पा को देखता है और वो उसकी सुंदरता को देख मोहित हो जाता है। वो पुष्पा को पसंद करने लगता है। अरे बेटा, चलो अब घर जल्दी, तुम्हारी माँ कब से तुम्हारे इंतजार में बैठी है। रघु पिता के साथ होने के कारण पुष्पा से बात किए बिना ही अपने घर चला जाता है। अरे पिताजी, आप कहीं जा रहे हो क्या? हाँ बेटा, मैं धनीराम के घर जा रहा हूँ। उससे काम के बारे में कुछ बात करनी है। थोड़ी देर लगेगी वापस आने में। पिताजी, मैं भी गांव में जा रहा हूँ, अपने दोस्तों से मिलकर आता हूँ। पिताजी, वो रोहन और राकेश कहाँ मिलेंगे, आपको पता है क्या? अरे बेटा, वो दोनों तो राकेश की दुकान पर ही मिल जाएंगे। अब रामलाल सेठ धनीराम के घर चला जाता है और रघु राकेश की दुकान पर पहुंचता है। तब रोहन भी वहीं बैठा था। वो दोनों रघु को देखकर बहुत खुश होते हैं। अरे भाई रघु, तू तो शहर में अफसर बन गया है। कितने दिन तक यहाँ रहोगे अभी? बस कुछ दिन बाद वापस चला जाऊंगा। कुछ दिन की ही छुट्टी मिली है। राकेश, तुमने तो बहुत बढ़िया दुकान खोली है, अच्छी कमाई हो जाती होगी। हाँ भाई, भगवान की कृपा से घर का गुजारा अच्छे से चल जाता है। और तुम बताओ रोहन, तुम्हारा क्या हाल चाल है? क्या बताऊं भाई, बस हम ही परेशानी में हैं। रोहन सारी बात रघु को बताता है कि कैसे वह गरीबी में जीवन जी रहा है। यह सुनकर रघु परेशान हो जाता है और रोहन से बोलता है, रोहन, तू एक कर भाई, तू भी एक दुकान खोल ले। जिस तरह राकेश ने दुकान खोल ली तो तेरी भी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। कोई ऐसी दुकान खोल लो जो गांव में दूसरी ना हो। मैं भी तेरी मदद कर दूंगा, कुछ पैसे का इंतजाम मैं कर दूंगा। हाँ रोहन, रघु सही बोल रहा है। तू ना फल की दुकान खोल ले। गांव में अभी फल की कोई और दुकान है भी नहीं, और तेरी कुछ मदद में भी कर दूंगा, कुछ पैसे में भी लगा दूंगा। ठीक है भाई, तुम लोग कहते हो तो मैं तैयार हूं। वैसे भी अब कुछ और काम है ही नहीं जिससे मेरा घर चल सके। भगवान की कृपा रही तो मैं जल्दी ही पैसे कमाकर तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा। हम कल से ही दुकान का काम चालू करते हैं। तब रघु राकेश और रोहन को बीच में ही टोकते हुए बोलता है, अरे भाई, तुम दोनों ध्यान से सुनो। तुम्हें मेरा एक छोटा सा काम करना होगा। क्या? बोलो, क्या काम है? मैंने और पिताजी जब घर आ रहे थे तब रास्ते में एक लड़की मिली थी। वह मुझे बहुत पसंद आई। अगर वह मुझे मिल जाए तो मैं उसी से ही शादी करूंगा। तो तुम दोनों उसका पता लगाओ, वो कौन है, कहाँ रहती है। अरे भाई, उसका नाम तो बताओ, कौन है वह, तभी तो पता चलेगा। यही तो समस्या है। मेरे पिताजी मेरे साथ थे, इसलिए उससे बात ही नहीं की मैंने। तो मैं कुछ भी नहीं जानता उसके बारे में, ना नाम ना पता। ठीक है, देखते हैं, कोशिश करेंगे, मिल ही जाएगी। रघु यह बात नहीं जानता था कि वो जिस लड़की की बात कर रहा है वह रोहन की बहन है। वो तीनों काफी देर तक बातें करते रहते हैं और रोहन की दुकान खोलने की योजना बनाने लगते हैं। और उधर रामलाल सेठ धनीराम के घर पहुंच जाता है। तब धनीराम रामलाल को देखता है और बोलता है, अरे मेरे दोस्त रामलाल, बहुत दिनों बाद आज मिल रहा है। तू तो बहुत बड़ा आदमी हो गया और गांव का मुखिया भी बन गया। याद है, हम दोनों ने साथ में ही कारोबार शुरू किया था, और आज तू कहां से कहां पहुंच गया। आज तो तूने मुझे बहुत खुश कर दिया जो मेरे घर आ गया। मैं तुझे देखकर बहुत खुश हूं। हाँ धनीराम, बहुत साल बाद हम मिल रहे हैं। आज मैंने सोचा तेरे घर घूम ही आऊं। अरे धनीराम, तुम्हारी बेटी मोना कहाँ है?
कहीं दिखाई नहीं दे रही। अब तो बहुत बड़ी हो गई होगी। उसे अभी बुलाता हूं, वो अपने कमरे में होगी। बेटी मोना, जरा यहां तो आना, देखो तो कौन आया है। धनीराम, तुम्हें याद है जब हमारे बच्चे छोटे थे तब हमने तुम्हारी बेटी मोना और रघु की शादी करेंगे ऐसा फैसला किया था। मैं चाहता हूं कि अब हमारी दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाए। ये बात सुनकर धनीराम बहुत खुश हो जाता है। मोना शर्मा के वहां से भाग जाती है। दरअसल मोना बचपन से ही रघु को बहुत पसंद करती है और उससे शादी करने के सपने देखती है। तूने तो मेरे मुंह की बात छीन ली मेरे दोस्त। मेरी तो यही इच्छा थी कि हम दोनों की दोस्ती रिश्ते में बदल जाए, लेकिन मुझे लगा अब तू बहुत बड़ा आदमी हो गया है तो पता नहीं मेरी बेटी से अपने बेटे की शादी करेगा भी या नहीं, इसीलिए मैंने तुझसे कुछ नहीं कहा। अरे ऐसे कैसे मेरे दोस्त, तू तो जानता है मुझे अमीरी और गरीबी से कुछ फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो बस एक सुंदर और समझदार बहू चाहिए जो हमारे परिवार का ख्याल रखे। ये बात तो तूने बिल्कुल सही कही। वैसे रामलाल, तूने अपने बेटे से तो बात कर ली है ना? उसे मोना पसंद तो है ना? अरे धनीराम, तुम क्यों चिंता करते हो? मेरी पसंद ही मेरे बेटे की पसंद है। और वैसे भी तू जानता नहीं, बचपन से ही वह भी मोना को बहुत पसंद करता था। दोनों एक साथ कितना खेला करते थे, एक दूसरे का साथ बहुत पसंद किया करते थे। और वैसे भी वह अब वही करेगा जो मैं उससे कहूंगा। तुम चिंता मत करो। और हाँ, मैं तो कहता हूं हम जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इन दोनों की सगाई कर देते हैं। ये तो और भी बढ़िया बात है, मुझे मंजूर है। तुम जब कहो तब मैं तैयार हूं। चलो भाई, हम चलते हैं। हमें सगाई की तैयारी भी तो करनी है, उसके लिए समय भी तो चाहिए ना। हाँ भाई, बिल्कुल। मुझे तुम्हारा बेसब्री से इंतजार रहेगा। रामलाल अपने घर आ जाता है और रघु भी घर आ जाता है। रघु को बार बार पुष्पा का ही ख्याल आता है। वह सोचता है, क्या करूं, वह लड़की मेरी आंखों के सामने से जा ही नहीं रही। बार बार उसका ही चेहरा याद आ रहा है। अब कहां खोजूं उसको? रघु ये सोच ही रहा होता है, तभी उसके पिताजी उससे कहते हैं, बेटा, मुझे तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ बोलिए ना पिताजी, क्या बात है? बेटा, मेरी बहुत दिनों से इच्छा है कि तुम्हारी शादी मेरे दोस्त धनीराम की बेटी से हो। हम दोनों ने बचपन में ही तुम दोनों की शादी करने का फैसला किया था और अपनी दोस्ती रिश्तेदारी में बदलेंगे। बेटा, आज हम उनके घर गए थे। तुमने उनकी बेटी को तो देखा ही होगा, वही मोना जिसके साथ तुम बचपन में खेला करते थे। मैं तुम्हारी सगाई उसके साथ पक्की कराया हूं। तुम्हें कोई ऐतराज तो नहीं है बेटा? रघु के दिमाग में तो पुष्पा का ही ख्याल चल रहा था। रघु चिंतित हो जाता है और बोलता है, अरे पिताजी, आपने ये क्या किया? पहले एक बार मुझसे तो पूछ लिया होता। मैं मोना के साथ बचपन में खेलता था, पर इसका ये मतलब तो नहीं कि मैं उससे ही शादी करूं। तो फिर किससे करनी है शादी? तुम किसी और लड़की को पसंद करते हो क्या? हाँ पिताजी, मैं अपने ही गांव की एक लड़की को पसंद करता हूँ। मैं उससे ही शादी करूंगा। मैं जल्दी ही उसको आपसे मिलाऊंगा। आप बस उस धनीराम को मना कर दो कि मैं ये शादी नहीं करना चाहता। ठीक है बेटा, तुम उसकी चिंता मत करो। उस धनीराम को मैं समझा दूंगा। तुम बस जल्दी से जल्दी उस लड़की को मुझे मिलाओ। तुम्हें शहर भी तो वापस जाना है। ठीक है पिताजी। इतना कहकर रघु वहां से चला जाता है और रामलाल तुरंत ही एक आदमी को बुलाकर धनीराम को यह संदेश भिजवा देता है। जब धनीराम यह बात सुनता है तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। धनीराम को बहुत ही गुस्सा आता है और बोलता है, रामलाल के लड़के ने मेरी लड़की मोना का रिश्ता ठुकरा दिया। यह तो उसने बहुत गलत किया। मैंने तो सोचा था कि मेरी मोना उस घर में जाएगी तो राज करेगी। रामलाल जैसा धनी परिवार और रघु जैसा लड़का इतनी आसानी से मिल रहा था, पर यह क्या अनर्थ हो गया।
जाओ पता करो आखिर रघु किस लड़की से शादी करना चाहता है। मैं भी देखता हूं आखिर वो है कौन। रोहन की दुकान तैयार हो चुकी थी। दुकान का पहला दिन था, इसलिए रघु भी उसकी दुकान पर जा रहा था। तब रास्ते में चलते हुए सोचता है, ये तो बड़ी मुसीबत आ गई। अब कहाँ मिलेगी वो लड़की, कहाँ खोजूं उसको। पिताजी को तो बोल दिया कि जल्दी ही मिलवा दूंगा, पर मैं तो उसका नाम तक नहीं जानता अभी। यही सोचते हुए रघु रोहन की दुकान पर पहुंच जाता है। वहां सभी लोग इकट्ठा थे। तभी उसकी नजर पुष्पा पर पड़ती है। पुष्पा को देखकर रघु की आंखें चमक जाती हैं। अरे रघु, आओ आओ, देखो तुम दोनों की बदौलत आज मेरी भी दुकान खुल गई। अगर दोस्त हो तो तुम जैसे, अगर तुम लोगों ने मेरी मदद ना की होती तो मैं पता नहीं कितनी परेशानी झेल रहा होता। तुम लोगों ने मेरी बुरे समय में मदद की, तुम लोगों का एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। अरे अब बस कर भाई, तुझे ये सब बताने की जरूरत नहीं है। अब बस तू अपनी दुकान पर ध्यान दे और मन लगाकर काम कर। अरे रघु, मैं तो बताना ही भूल गया, ये मेरी माँ और ये मेरी बहन पुष्पा है। तुम बहुत सालों बाद वापस आए हो तो शायद भूल गए हो। अरे बेटा रघु, तुमने जो हमारे लिए किया वो तो कोई अपना भी नहीं करता। भगवान तुम्हें खुश रखे। ठीक है बेटा रोहन, अब हम दोनों घर जा रहे हैं। तुम शाम को जल्दी आ जाना। इतना कहकर रमा और पुष्पा घर चली जाती है और कुछ देर बाद राकेश अपनी दुकान पर और रघु अपने घर चला जाता है। रोहन अपनी दुकान पर बैठा बहुत खुश होता है। रघु जब घर पहुंचता है तो आ गए बेटा। कैसी चल रही है तुम्हारे दोस्त रोहन की दुकान? वो तो ठीक चल रही है। मैं तुम्हें एक जरूरी बात बताना चाहता हूँ पिताजी। हाँ बेटा बोलो ना, क्या बात है? अरे पिताजी, आप उस लड़की से मिलना चाहते थे ना, जिसको मैंने पसंद किया है। तो अब आप जाइए उसके घर और कीजिए शादी की बात। हाँ हाँ, पर वो है कौन, ये तो बताओ। वह अपने गांव की रमा की बेटी पुष्पा है। अच्छा, वो रमा की बेटी पुष्पा। मैं तो उसको तब से देख रहा हूँ जब वह छोटी सी थी। वह बहुत ही समझदार और बहुत ही सुंदर है। तुमने बहुत अच्छी लड़की पसंद की है। वो हमारे घर को अच्छे से संभाल सकती है। पुष्पा ने अपना जीवन गरीबी में गुजारा है, इसलिए वह बहुत ही मेहनती भी है। बेटा, तुम्हारी पसंद हमें भी पसंद आई। हम जल्दी ही उनके घर जाते हैं और शादी की बात करने। ठीक है पिताजी। और बेटा, कल एक जरूरी काम है, तू मेरा वह काम कर देना। हाँ पिताजी, बोलिए ना। कल सुबह तुम धनीराम के घर चले जाना। धनीराम और मैंने जमीन का एक सौदा किया था। यह उस जमीन के कागज हैं। इन सब पर धनीराम के दस्तखत करवाना है। तुम मेरा यह काम कर देना याद से। हाँ पिताजी, मैं कल सुबह ही चला जाऊंगा। सुबह होते ही रघु जमीन के कागजात लेकर धनीराम के घर की ओर निकल जाता है। जब रघु धनीराम के घर पहुंचता है तो देखता है कि धनीराम किसी से बात कर रहा है। तो रघु वहीं दरवाजे के पास खड़ा हो जाता है और उनकी बात सुनने लगता है। तुम क्या कह रहे हो? होश में तो हो? उस रामलाल के लड़के ने मेरी लड़की का रिश्ता ठुकराकर उस रमा की लड़की पुष्पा से शादी करना चाहता है। वो भिखारी जो हमारे टुकड़ों पर पलते हैं, वो गवार रोहन जिसको कुछ पढ़ना लिखना कुछ नहीं आता। सुना है उसने दुकान भी खोल ली है। देखो मैं उसकी क्या हालत करता हूं। उससे उसकी दुकान भी छीन लूंगा। जिस तरह झूठे कागज बनाकर उसके सारे खेत छीन लिए थे। अब मैं कल ही जाता हूं और उससे उसका घर और दुकान सब हड़प लेता हूं। तब उस रोहन की अक्ल ठिकाने आएगी। ये सब बातें रघु भी सुन लेता है और बिना कुछ कहे वहां से वापस चला जाता है। घर पहुंचकर सारी बात अपने पिता को बता देता है। उस धनीराम की इतनी हिम्मत। वह गांव के गरीब लोगों को ऐसे परेशान करता है, झूठे कागज बनाकर उनकी घर और जमीनें हड़प लेता है। मुझे अभी तक इस बात का पता कैसे नहीं चला। आने दो, कल उसको देखता हूं, वहीं पर उसकी खबर लेता हूं।
माँ, अब मैं जा रहा हूँ दुकान, मुझे देर हो रही है। धनीराम रोहन के घर पहुंचता है और गुस्से में चिल्लाकर बोलता है, अरे वो रोहन, बाहर निकल जल्दी, बहुत रह लिया तूने इस घर में। धनीराम की आवाज सुनते ही तीनों घबरा जाते हैं और रोहन तुरंत बाहर निकल आता है और बोलता है, अरे सेठ जी, क्या बात है, आप यहाँ? अब बहुत हुआ, अब तुम ये घर खाली कर दो अभी। अब तुम यहाँ नहीं रह सकते। मुझे अभी यह घर चाहिए नहीं, तो मैं अभी तुम्हारा सामान बाहर फेंक देता हूँ। तभी वहां पर रामलाल और रघु भी पहुंच जाते हैं। अरे धनीराम, आज तो तुम बहुत ही गुस्से में लग रहे हो, क्या बात है? रोहन का घर खाली करवा रहे हो क्या? मैंने सुना है रोहन का घर उनके पिताजी ने तुम्हारे नाम पर कर दिया है। तब धनीराम उन दोनों को देखता है तो घबरा जाता है, उसके पसीने छूट जाते हैं और हड़बड़ाकर बोलता है, अरे नहीं भाई रामलाल, ऐसी कुछ बात नहीं है। वो तो बस मैं रोहन से कुछ बात करने आया था। अरे भाई, डरते क्यों हो? मैं तो तुम्हारी ही मदद करने आया हूं। जरा वो कागज हमें भी दिखाना, हम भी तो देखे तुमने कैसे रोहन के सारे खेत अपने नाम पर कर लिया। तुम इन गरीबी को लूटते हो धनीराम, इसकी सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। ये सुन धनीराम के पसीने छूट जाते हैं। वह रोहन के सामने बहुत शर्मिंदा हो जाता है। चाचा जी, ये सब आपने किया है। मुझे तो यकीन नहीं होता। आपने एक गरीब आदमी का हक उससे छीन लिया। आपको पता है रोहन की माँ को कितनी तकलीफ झेलनी पड़ रही है। आपने ऐसा क्यों किया? जवाब दीजिए। रोहन बेटा, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैं पैसों के लालच में आ गया था और अपनी बेटी के मुंह में अंधा हो गया था, इसलिए मैंने ऐसा किया। मुझे माफ कर दो बेटा, मैं बहक गया था। अब वह सारा खेत तुम्हारा है और मैं उन सबको भी उनके खेत वापस कर दूंगा जिनसे मैंने धोखे से उनकी जमीन छीनी है। मुझे माफ कर दो रामलाल, मैं फिर कभी भी ऐसा नहीं करूंगा। ठीक है धनीराम, जाओ अब, और अब से कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए, समझे? धनीराम अपना मुंह लटकाए वहां से चला जाता है और रामलाल रमा से पुष्पा और रघु की शादी की बात करता है। ये सब सुनकर पुष्पा, रमा और रोहन बहुत